यस प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विद्युत परिपथ के अंदर टॉपिक लेते हैं मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। इसलिए पिछले वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था और व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित उपकरण है मीटर सेतु, जिसका हम उपयोग करते हैं एक तो अज्ञात प्रतिरोध का मापन करने के लिए और दूसरा श्रेणी और समांतर संयोजन के सत्यापन के लिए। क्लियर? एक तरह से मीटर सेतु के ये उपयोग हो गए कि हम मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं और दूसरा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन कर सकते हैं कि हम जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं वो प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली कितना सही है। ओके, तो मीटर सेतु कई बार पूछा जाता है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सिंपल सा आंसर है मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरी बात एक और पूछा जाता है कि मीटर सेतु को ये नाम क्यों दिया गया, तो इसका आंसर है कि इसके अंदर 1 मीटर लंबा मैग्नेन कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम का बना तार होता है। 1 मीटर लंबा तार होने के कारण इसको हम नाम देते हैं मीटर सेतु। अब हम इसकी देखते हैं बनावट। बनावट में क्या होता है, इसमें 2 एल आकार की और एक सीधी पत्ती होती है, धात्विक पत्ती, तांबे की बनी पत्ती। जैसे ये एक एल आकार की पत्ती मैंने बनाई यहाँ पे, यहाँ बीच में हम एक बनाते हैं सीधी पत्ती स्ट्रेट, और फिर से एक एल आकार की पत्ती इस टाइप से। ओके, ये जो एल आकार की पत्तियां दिख रही हैं, मतलब पहले तो इनको क्या करेंगे, हम लकड़ी के बोर्ड पर फिक्स करेंगे और इन दोनों सिरों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 मीटर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक तार लगा देते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट का मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना हुआ तार। वैसे जब हम आपको प्रतिरोध पर ताप कैसे प्रभाव डालता है वो मैंने बताया था, तो उस टाइम आपने नोट किया होगा कि प्रतिरोध तार, मीटर सेतु और विभवमापी के तार ये विशेष मिश्र धातुओं के बने होते हैं और उन मिश्र धातुओं के बने होने का मतलब क्या है कि उन पर ताप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, यानी अल्फा बहुत कम होता है। तो ये मीटर सेतु तार है। व्हीटस्टोन सेतु के लिए इस बिंदु को हम ए बोलेंगे, इस बिंदु को सी बोलेंगे। व्हीटस्टोन सेतु, दोबारा से जो है एक इमेज बनाइए दिमाग में कि इधर ए था, इधर सी था, ऊपर बी था, नीचे डी था। तो ए और सी ये बिंदु हैं जिनके बीच में हम एक बैटरी और कुंजी को संयोजित कर सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार। ये सेल हैं जिसका विद्युत वाहक बल ई ले लेते हैं, ये कुंजी है के। अब ये जो बीच वाली पत्ती है ये पूरी की पूरी व्हीटस्टोन सेतु का बिंदु डी प्रदर्शित करेगी। ए और डी के बीच में हम व्हीटस्टोन सेतु में क्या काम में लेते हैं, ए और डी के बीच परिवर्ती प्रतिरोध, और परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में हम यहाँ पे लगाएंगे प्रतिरोध बॉक्स आर बी। आर बॉक्स प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम इच्छित ओम का प्रतिरोध परिपथ में प्रयुक्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था होती है यू, इस टाइप से, ये संयोजक पेच है, यहाँ भी संयोजक पेच है और यहाँ बहुत सारी यूं कुंजियाँ लगी होती हैं। प्रत्येक कुंजी के ऊपर कुछ न कुछ लिखा होता है, जैसे 1 ओम, 2 ओम,
2 ओम 5 ओम इस टाइप से। और एक्चुअल में होता क्या है कि हर एक कुंजी के नीचे एक प्रतिरोध कुंडली होती है। तो जब आप इस कुंजी को ऑन रखते हो तो उस केस में तो क्या होता है कि धारा उस कुंडली में नहीं जाएगी, तो वो प्रतिरोध परिपथ में ऐड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से डॉट निकाल लोगे तो धारा को इस कॉइल से होकर के गुजरना पड़ता है, तो उस केस में वो प्रतिरोध यानी उस कुंडली का प्रतिरोध परिपथ में ऐड हो जाता है। तो ये एक तरह से प्रतिरोध बॉक्स के अंदर प्रतिरोध कैसे हम प्रयुक्त कर सकते हैं वो व्यवस्था है कि जो कुंजी हम उसमें से निकाल लेंगे, डॉट निकाल लेंगे, वो प्रतिरोध परिपथ के अंदर ऐड हो जाएगा। C और D के बीच व्हीटस्टोन सेतु में लगा होता है अज्ञात प्रतिरोध S। ओके, अब B बिंदु रह गया, तो एक्चुअल में B बिंदु और D बिंदु के बीच में क्या जुड़ा होता है, एक सुग्राही धारामापी और विसर्पी कुंजी, एक कुंजी। लेकिन यहाँ पर हम उस कुंजी को विसर्पी कुंजी के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक धारामापी जोड़ देता हूँ और धारामापी को विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं J से। ये जॉकी है, जॉकी विसर्पी कुंजी जिसको हम तार पर खिसका सकते हैं, स्लाइडिंग की है। और व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलित होगा तो ये बिंदु B कहलाएगा। और उस स्थिति में ये जो भी लंबाई होगी वो होगी संतुलन लंबाई, और इधर जो शेष बचेगी, क्योंकि पूरा तार जो है वो 1 मीटर लंबा है यानी 100 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो ये शेष लंबाई कितनी बची, 100 माइनस n। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सारे प्रतिरोध इसके अंदर है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इसमें से हम R काम में लेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध। S आपको दिखाई दे रहा है जो अज्ञात प्रतिरोध है। R और S तो पता है, P और Q तो हमने वहां पे A और B के बीच में यानी बिंदु A और B के बीच में P प्रतिरोध जोड़ा था। यहाँ पे ये तार आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तार की लंबाई का प्रतिरोध L लंबाई का प्रतिरोध P होगा, और शेष जो 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध है वो प्रतिरोध Q होगा। ओके, अब कैसे ये काम करता है तो कार्य प्रणाली हम समझते हैं। बनावट तो ये सिंपल सी हो जाएगी। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली एक्चुअल में क्या है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि है एक तरह से, कि हम S का मापन मीटर सेतु की सहायता से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कुंजी को ऑन करेंगे। जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे यहाँ से धारा प्रवाहित होगी सेल से, और ये धारा यहाँ आकर के यानी बिंदु A पर आकर के दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक भाग इधर जाएगा जिसको हम I1 कह सकते हैं, दूसरा भाग इधर जाएगा जिसको हम I2 कह सकते हैं। यानी I1 और I2 जैसे व्हीटस्टोन सेतु हमने देखा है वैसे ही सेम I1 इधर जा रही है, I2 प्रतिरोध R में जा रही है। क्लियर? अब देखो इस केस में जब आप विसर्पी कुंजी को तार पर स्पर्श करवाएंगे तो आपको धारामापी में विक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, यानी मीटर सेतु का जो परिपथ है वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि विसर्पी कुंजी को एक बार बिंदु A के पास स्पर्श करवाएंगे। बिंदु A के पास स्पर्श करवाने पर आपको गैल्वेनोमीटर में एक साइड में विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अब वही विक्षेप अगर C पर टच करवाने से विपरीत हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मीटर सेतु का जो परिपथ संयोजन है वो सही है। मतलब ये क्या शो करता है कि बिंदु B और D के जो विभव हैं वो अलग अलग हैं, इस केस में अलग हैं, इस केस में अलग है। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में हमने ये जो है क्लियर भी किया है कि गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह जो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि B और D में से किसका विभव ज़्यादा है। अगर D का ज़्यादा हुआ तो धारा इधर से यूं आएगी, B का ज़्यादा हुआ तो धारा इधर से D की तरफ जाएगी। तो दोनों स्थितियों में विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। तो विपरीत विक्षेप मिलना जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रदर्शित करेगा
कि मीटर सेतु का हमारा जो परिपथ संयोजन है वो सही है। तो टेस्टिंग हो गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें से कोई हमने ज्ञात प्रतिरोध ले रखा है, फॉर एग्जांपल 1 ओम ही ले लो, और हम 50 सेंटीमीटर के आसपास विसर्पी कुंजी को टच करेंगे और देखेंगे कि विक्षेप जो है वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। जो धारामापी होता है उसका पैमाना शायद मैंने आपको बताया होगा कि जस्ट बीचों बीच 0 होता है। एक साइड में 10, 20, 30 ये विक्षेप होते हैं, दूसरी साइड में भी ऐसा ही होता है। यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पैमाना होता है, बीचों बीच 0 होता है। तो जब 50 सेंटीमीटर पर आप स्पर्श करवा रहे हैं तब आप विक्षेप देख लें और उसके बाद में हल्का सा दाईं तरफ या बाईं तरफ खिसकाएं। आपको लगे कि धारामापी में विक्षेप 0 की तरफ जा रहा है, उस साइड में खिसकाते जाएं और जैसे ही विक्षेप 0 हो जाता है रुक जाएं। वो हमारी क्या हो गई, संतुलन लंबाई उस 1 ओम के प्रतिरोध के लिए। ओके, तो संतुलन लंबाई L हो गई। B की स्थिति संतुलन अवस्था में ही है, ये ध्यान रखें। शेष जो लंबाई है वो 100 माइनस L है। तो बहुत सिंपल सा हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि क्योंकि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि P समानुपाती L, क्योंकि इस लंबाई का प्रतिरोध P कहलाएगा, इस लंबाई का प्रतिरोध Q कहलाएगा। तो अगर मान लो आप एकांक लंबाई का प्रतिरोध लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध ये है तो L लंबाई का प्रतिरोध इतना हो गया, दैट्स P। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि P समानुपाती L, एकांक लंबाई का प्रतिरोध कांस्टेंट है, एंड Q समानुपाती 100 माइनस L। इट मीन्स P अपॉन Q ये हमारे पास आ गया L अपॉन 100 माइनस L। और संतुलन की स्थिति में P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। इट मीन्स R अपॉन S बराबर L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से आपका अज्ञात प्रतिरोध S आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। बहुत सिंपल सूत्र मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध के मापन के लिए। जो भी संतुलन लंबाई मिली है उसको यहाँ पे रखिए, जो भी आपने यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध काम में लिया है उसको रखिए, आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। बहुत सीधा सा और सिंपल सा है। तो पहला जो उपयोग है वो तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा जो है इसके बारे में भी मैं कुछ वर्बली जो है थ्योरेटिकल बता देता हूँ, उसको आप जो है प्रायोगिक करके देखना कि वास्तव में जो है श्रेणी और समांतर संयोजन का सत्यापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जो हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल जो श्रेणी क्रम होता है वो हमें पता है कि जैसे हमारे पास में 2 प्रतिरोध है S1 और S2, तो इनका थ्योरेटिकल जो श्रेणी क्रम है वो होगा S1 प्लस S2, और समांतर क्रम इनका जो थ्योरेटिकल होगा वो होगा S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ऐसा ही होता है। तो प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में 2 तार हैं, एक S1 है दूसरा S2 है, और किसी को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई S1 खुद बोलेगा कि भाई मैं S1 हूँ। आप पहले जिस तार को ले रहे हो वो S1 है, बाद में जिसको ले रहे हो वो S2 है। पहले आप S1 को ज्ञात कर लोगे इसी टाइप से, यानी यहाँ पे एक तार लगाया और उसके लिए R के अलग अलग मानों पर L के मान नोट किए और उससे हमें S की रीडिंग मिल गई, यानी S1 की। हो सकता है कि आपने 2 या 3 रीडिंग निकाली, उसका औसत निकाल लो, वो जो है S1 हो जाएगा। फिर S1 को हटा लो और S1 को हटा करके S2 लगा लो। फिर से वही तरीका है, इसमें से अलग अलग प्रतिरोध काम में लो और S2 के लिए संतुलन लंबाई निकालो और S2 का मान ज्ञात करो। अब जब आपने अलग अलग S1 और S2 के मान ज्ञात कर लिए तो उनको सैद्धांतिक रूप से श्रेणी क्रम निकालने के लिए इन फॉर्मूलों में रख सकते हो। और अगर प्रायोगिक रूप से करना चाहते हो तो श्रेणी क्रम में दोनों तारों को ऐसे जोड़ दो और इस पूरे को कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे, यानी C और D के बीच में। फिर से हम जो है संतुलन लंबाई निकालेंगे और R के अलग अलग मानों के लिए
सॉल्व करेंगे और एस एस निकाल लेंगे। वो एस एस और ये एस एस लगभग बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम के नियम का सत्यापन हुआ। सेम ऐसे ही समांतर क्रम संयोजन का तरीका है कि पहले आपको S1 और S2 अलग अलग निकालना है, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब इस टाइप से, मतलब दोनों तारों को ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पे समांतर क्रम में। तो S1 और S2 की आपने अलग अलग रीडिंग ले रखी है, तो उसको इस फॉर्मूले में रखो, SP आ जाएगा। और ऐसे जब आपने तार को कनेक्ट कर रखा है दोनों तारों को, तो उस स्थिति में R के अलग अलग मानों पर संतुलन लंबाई निकालो और 2-3 बार जो हैं प्रायोगिक रूप से मान निकालो, उनका औसत निकालो और वो जो भी मिलता है उसकी तुलना इससे करो। अंतर बहुत कम आना चाहिए। अगर अंतर कम आता है तो इसका मतलब हमारे समांतर क्रम संयोजन का भी सत्यापन हो गया। समझ में आ जाएगी बात। यानी बहुत इजी वे में मीटर सेतु बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट आया हुआ है 1-2 बार कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित हैं, मीटर सेतु की बनावट और कार्यप्रणाली समझाइए, या अज्ञात प्रतिरोध का मापन कैसे किया जाता है समझाइए। कई बार जैसे न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके अंदर आपको संतुलन लंबाई L दे रखी होती है, R दे रखी होती है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। ओके, तो मीटर सेतु के साथ में हमारा जो है व्हीटस्टोन सेतु का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? थैंक यू।